देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। कहते हैं जो अपने इतिहास से नहीं सीखता, इतिहास की गलतियों में सुधार नहीं करता, उसका भूगोल और आने वाला वक्त बदल जाता है। तो क्या भारत के इतिहास में हुई भूल को सुधारने का वक्त आ गया है? मैं सबसे पहले कुछ नाम आपके सामने रखता हूं, खास तौर पर यह नाम हमारी युवा पीढ़ी के लिए है। क्या हमें राजा विजाल्य का नाम याद है? क्या हम इन्हें जानते हैं? क्या हमें समुद्रगुप्त, सम्राट पुष्यमित्र, सम्राट हेमचंद्र, विक्रमादित्य ये नाम याद है? अगर नहीं याद है तो यकीन मानिए इतिहास बताने वाले और समझाने वालों से कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है। ये भारत के शूरवीर थे। हमें औरंगजेब, बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, महमूद मोहम्मद गौरी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब नाम जुबानी याद है। बाबर और औरंगजेब के नाम पर तो कई सड़कें इस देश के अंदर, मजारे हैं। तो क्या इतिहास में हमसे बड़ी भूल हुई है? हमें क्रूर मुगलों के नाम याद हैं, लुटेरे सुल्तानों और आक्रांताओं के नाम जुबान पर रट चुके हैं, लेकिन अपने महापुरुषों के नाम हमें खोज खोज कर पढ़ना पड़ता है। आखिर ये भूल किसकी है? ये मुद्दा हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए, इस देश की युवा पीढ़ी के लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ज्ञानवापी पर इतिहास में जो हुआ वो भी एक भूल है। और इसी बीच बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर अक्षय कुमार की एक फिल्म आई है जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज, लेकिन कई लोगों को यह फिल्म चुभ गई है। सवाल है कि आखिर एक तरफा इतिहास किसने दिखाया, किसने समझाया? ये वाकई एक भूल थी या एक बड़ी साजिश? आज जनता के बीच, इन देश के युवाओं के बीच एक बड़ा मंथन मैं करने के लिए जा रहा हूं। इस देश में एक बड़ी बहस शुरू करने के लिए मैं जा रहा हूं। इतिहास की भूल अब नहीं होगी कबूल। आज की चर्चा विस्तार से इसी मुद्दे पे होगी, क्योंकि एक फिल्म आई है सम्राट पृथ्वीराज। पृथ्वीराज रासो कितने शूरवीर थे, वो आखिरी हिंदू राजा थे, लेकिन उस दौर में भी जयचंद थे, इस दौर में भी जयचंद है, उस दौर में भी गौरी थे, इस दौर में भी गौरी हैं, उस दौर में भी पृथ्वीराज रसो जैसे शूरवीर थे, इस दौर में भी हैं। लेकिन हमें समझना है क्या सच है, क्या झूठ है। आज इसी पर होगी जनता जनार्दन के बीच, देश के युवाओं के बीच सबसे बड़ी चर्चा। सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में दो तीन अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। जिन लोगों के ज़िम्मे भारत का इतिहास लिखना आया, उन लोगों ने बहुत ही सिलेक्टिवली भारत के गौरवशाली इतिहास को बाहर किया। व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए। ये वो बयान है जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इतिहास की भूल सुधार का वक्त आ गया है? क्या अब वो वक्त आ गया है जब हम अपने वास्तविक हीरो को पहचानें और आक्रांताओं के कुकर्म देश के सामने रखें? कल्चरल कैपिटल और द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया इज वाराणसी। सो इस देश में जहाँ कभी भी प्रेरणा और गंगा और हिमालय ये हमारे इतिहास के साक्षी हैं, ये भावना की बात है। इस देश में बहुत डिबेट चल रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि लोगों को याद दिलाया जाए कि भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर को पहली बार जिसने तोड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. They were great too. Bring it in front of everybody. Our children would like to know about Maharana Pratap. सन 47 में हम स्वतंत्र हुए और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2014 से जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक युग भारत के अंदर शुरू हुआ है।
इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा। इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए। भूल हुई है तो उसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन इन भूलों को भारत की विरासत बताने की साजिश क्यों होती रही है? आखिर क्या वजह थी कि भारत के योद्धाओं की जगह आक्रांताओं का बढ़ चढ़कर गुणगान होता रहा? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सार्थक चर्चा। इतिहास की भूल अब नहीं कबूल। तो यह आज एक बड़ा मंच है जहां पर हम एक बड़ी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। क्या वाकई इतिहास में जो भूलें हुई वो अब कबूल नहीं होंगी? ये क्या बड़ा वाजिब सवाल है। और मेरे साथ देश के युवा हैं जो इस पर अपनी राय रखेंगे। और आज हमारा स्टूडियो भी खचाखच भरा हुआ है इस पर अपनी राय देने के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी के प्रवक्ता, इतिहास के बड़े जानकार भी हैं, इनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं सुबुही खान, उनका अभिनंदन है, एडवोकेट है। मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं रितेश्वर जी महाराज, सदगुरु, आपका भी अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। मेरे साथ मुजीबुर रहमान मौजूद हैं जो कि वकील हैं, आपका भी अभिनंदन है। और साथ ही मौजूद हैं सैयद नाजिम अली, AIMIM के, आपका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपसे करना चाहता हूं। यह चर्चा बड़ी है। अमित शाह देश के गृह मंत्री कहते हैं कि 1947 में तो आजादी मिली, लेकिन 2014 में सांस्कृतिक की आजादी मिली, जो सबसे बड़ी बात है। इसमें देखिए, मैं दो बातें इस पे कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम ब्रिटेन से मुक्ति प्राप्त करने की बात करेंगे और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहेंगे तो यह स्वराज नहीं होगा। और संयोग की बात आप देखें, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, इसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। हमारी सरकार 2014 मई में बनी। 18 मई 2014 को लंदन के गार्डियन अखबार ने, जानते क्या लिखा? कि ये 16 मई का दिन भारत में वास्तविक आजादी का दिन माना जाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्रिटेन का अखबार कह रहा है। क्योंकि इसके बाद, आजादी के बाद लंबे समय तक जो सरकारें रहीं, उन्होंने विचार और व्यवस्था दोनों में जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी थी उसको यथावत चालू रखा था। लेकिन सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे? मैं उसी पे आ रहा हूं, बड़ा सटीक सवाल है। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। जी जवाब। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्वतंत्रता मिली थी, उसका अर्थ क्या था? स्वतंत्र, अपना तंत्र, उसमें स्व का तत्व नहीं था। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की बात कही थी, स्व का तत्व था ही नहीं। एवरीथिंग वॉज अंडर द ब्रिटिश लीगेसी। वही वेशवाणी, तत्व दर्शन दूसरों का यह सबीले, विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले। तो ये जो एक परिवर्तन आया स्व के बारे में, सिर्फ ऐसा ही नहीं, योग शुरू हुआ, ये हमारा अपना था, हम क्यों भूल रहे थे? आयुर्वेद हमारा अपना था, वैदिक गणित हमारा अपना था, इतने नॉलेज बेस हमारे अपने थे, परंतु हम उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हम केवल, अब कहना नहीं चाहिए, हम ये बात नहीं कहते। आपको पता है कि कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है। जब 2 इक्विनॉक्सेस होते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर, उधर 3 दिन ऐसा होता, सूर्य की किरणें एक बार उस मंदिर में देवी के चरण पे पड़ती हैं, नेक्स्ट डे देवी के हृदय पे पड़ती हैं और फिर चली जाती हैं। कितना आर्किटेक्चरल, एस्ट्रोनॉमिकल, जो एक्सियल टिल्ट, तीनों का कैलकुलेशन होगा, वो भारत में नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ ये दिखाया जाता था कि साहब ताजमहल और लाल किला बनाया हुआ, वो एक अलग विषय है क्या है, मगर ये चीज ना दिखाएं। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में, तमिलनाडु में, बगैर नींव के बना हुआ मंदिर है, और उसकी छत पर जितना बड़ा स्टोन है, वो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पे ये स्टोन गया कैसे होगा। यह चीजें नहीं बताई जाती थी। स्व का तत्व इन सब में था, परंतु अफसोस कि हम उस बात को सिर्फ भूले हुए थे। और अंत में लाइन कोट करता हूं, VS नायपॉल नोबेल लॉरेट हैं, 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा भारत दुनिया का इकलौता देश था जहां पर राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला नहीं, कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। अब वो कहता है ये इकलौता देश है जो अपने लेके इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। तीसरा कहता, विदेशियों में भी ये किस विदेशी के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है? जो आपके दुश्मन थे, जिन्होंने आप पे हुकूमत की, जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, उसके लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। इसलिए उन्होंने किताब लिखी थी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। मुजीबुर रहमान,
अक्षय कुमार कहते हैं कि हमें अपने राजाओं को जानने का पूरा हक है। पृथ्वीराज चौहान इस देश के आखिरी हिंदू राजा हुए, उनके बारे में कितना पढ़ाया गया। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने ये फिल्म लिखी है वो क्लियर कट कहते हैं कि हमारे देश में इतिहास को सही से पढ़ाया ही नहीं गया। अमित शाह कहते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग 2014 से शुरू हुआ है इस देश के अंदर। क्या आपको लगता है कि हम आक्रांताओं, लुटेरों को ज्यादा जानते हैं, योद्धाओं को कम जानते हैं? देखिए, अगर कोई कहता है कि जो हिंदू राजा थे वो हमारे राजा थे और जो मुसलमान राजा थे वो हमारे नहीं थे। अब सपोज कीजिए मैं कहूं कि मोदी जी हैं वो सुधांशु जी के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और मेरे नहीं हैं, तो ये बेवकूफ़ी की बात होगी। तो लोकतंत्र है। नहीं, जब लोकतंत्र नहीं था तब भी वही बात थी, तब भी राजा थे। जो राजा है वो तो सभी का राजा है, चाहे वो औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो, अशोका हो। कौन आया? गौरी के सबका राजा था। गौरी यहाँ पर जो आया मोहम्मद गौरी वो सबका राजा था। मोहम्मद गौरी कभी राजा ही नहीं था। मोहम्मद गौरी कभी राजा ही नहीं था यहाँ पर। वो आया चला गया। राजा जो यहाँ राजा था, जिसने राज किया, जिसने देश बनाया, जिसने देश बनाया, मैं आपसे हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या भारत का राजा था? बाबर भारत का राजा था, बिल्कुल। कैसे था? कहां से आया बाबर? बाबर का क्या लेना देना यहाँ से? क्यों नहीं लेना देना? उसने यहाँ आकर के अपनी सल्तनत बनाई, यहाँ रहा, हिंदुस्तान बनाया और उसकी पुश्तों ने, उसके वंशजों ने अखंड भारत बनाया। एक ऐसा भारत बनाया जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। बाबर की संतानों ने, जी बिल्कुल। औरंगजेब ने 25% जीडीपी हिंदुस्तान को दी, अखंड भारत दिया, अखंड भारत दिया। वो भारत जिसको आपके विश्वगुरु कभी नहीं बना पा रहे। अखंड भारत जो आपके विश्वगुरु सिर्फ कहते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाएंगे, जीडीपी के सपने दिखाएंगे। वो सन 1700 में करके दिखा दिया। वो सन 1700 में करके दिखा दिया। ऐसे देखिए कितनी मजेदार बात है। आपको पता है बाबर ने कब आया, कब शासन स्थापित किया? 1527। और 1527 में खानवा की लड़ाई के बाद उसके बाद मर गया 1530। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे शासन किया है। मगर 500 साल पहले वाले बाबर का नाम लेके देख कैसे जोर जोर से बोल रहे हैं। 2.5 साल जिसने केवल इस देश पे शासन किया वो कितना महान। और जो कह रहे हैं जीडीपी, बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं बच्चों जाके चेक करिए। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए एंगस मेडिसिन, ओएसीडी कंपनी जो कंट्रीज हैं 54, उन 54 कंट्रीज ने करीब 200 रिसर्चर्स को स्पॉन्सर्ड किया था। 20 साल की रिसर्च के बाद किताब लिखी है उन्होंने, एंगस मेडिसन ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री द मिलेनियम पर्सपेक्टिव। 2000 साल के डॉक्यूमेंटेड इतिहास में 15वीं शताब्दी तक भारत का 35 से 40% जीडीपी में योगदान था। 16वीं शताब्दी में चाइना आगे जाता, 17वीं पीछे आता। तो ये जो 20-22 बता रहे ना, वो तो हमारे डाउनफॉल होने के बाद का था। उस जमाने में ये भारतीय ने लिखा है, 54 देशों की रिसर्च ने मिला के लिखा। मैंने जो कहा वो तो भारत के पार्लियामेंट में लिखा रखा है, भारत के आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखा है। 25% जीडीपी, लेकिन जो 35% तो 1500 साल से 40% जीडीपी थी, वो कहां लिखा रखा है? उसका सोर्स सुधांशु भाई मैंने बताया आपको, एंगस मेडिसिन, वर्ल्ड मिलेनियम पर्सपेक्टिव, ओएसीडी कंट्रीज की रिसर्च में 20 साल के बाद वर्ल्ड में लिखा है। भाई यही तो समस्या है कि जो भारत के बारे में लिखा नहीं। 500 साल पुरानी रिसर्च को आज करके पता लगाएगा। मुजीबुर रहमान, आपकी कुछ मजबूरी हो सकती है, आप आक्रांताओं को जीडीपी के साथ जोड़ें, आप आक्रांताओं को बोले कि उनके समय पे तो भारत महान हुआ, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी नींव कहाँ है। शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति प्रभु राम से है, हमारी संस्कृति बाबर और औरंगजेब से नहीं है। ये सत्य है, ये सत्य है। ये बात एक लाइन अगर आप अनुमति दे तो बोल दूं। अगर ये सच है कि उनके आने के बाद जीडीपी बढ़ा, तो मेरे भाई वो जहां से आए थे वहां क्या था? खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने का ठौर नहीं, शौक नवाबों वाले, कि मतलब वहां से आए और यहां हमारा जीडीपी बढ़ा। ठीक है, नहीं देखिए सुबुई खान, बाबर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अभी मुझे पता लग गया। औरंगजेब माफ करिए, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मुझे पता लग गया, बहुत अच्छी जीडीपी थी। बाबर बहुत अच्छा शासन उन्होंने चलाया, ये अभी जानकारी इस देश को मिली है। नया इतिहास मुजीबुर रहमान जो कि जाने माने वकील है वो बता रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा हुए, उनका वर्णन तो आधे चैप्टर में कर दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब, बाबर, खिलजी, इनकी कहानी तो कई किताबों में बताई जाती है। ऐसा क्यों? जी अमीश, मैं अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहती हूँ। मुजीबुर रहमान साहब से पहले तो ये सवाल करना चाहती हूँ कि कोई मुसलमान चोर या डकैत इनके घर में चोरी कर ले, डाका डाल ले, इनका घर तोड़ दे, तो क्या उसका प्रोटेक्शन करेंगे कि वो मुसलमान है?
या उसके खिलाफ सबसे पहले जाके थाने में रिपोर्ट कराएंगे? जब अपने घर की बात आती है तो नहीं देखेंगे हिंदू मुस्लिम क्या है। जब अपने घर के लिए इतना ज्यादा आक्रोशित हो सकते हैं, आंदोलनकारी बन सकते हैं, तो देश के लिए वो प्रेम आप लोगों के मन में क्यों नहीं आता है? मेरा इतना सा सवाल है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि देखिए, ये सांस्कृतिक जागरण की बात जब हम करते हैं, उसका मतलब होता है कि अपने देश की संस्कृति, इतिहास, शास्त्र को समझें, अपने देश के नायकों को समझें। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ना ही ये मुस्लिम शासकों और मुगलों के खिलाफ कोई लड़ाई है। ये है सिर्फ सही और गलत में फर्क करने की लड़ाई। अमीश, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि औरंगजेब की खबर पे जाके नमाज मत पढ़िए, दाराशिकों की खबर पे जाके नमाज पढ़िए। अमीश, मनोवैज्ञानिक तौर पे हम जिस तरह के संगीत सुनते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के नायकों को मानते हैं, उस तरह का हमारा चरित्र बनता है। आप सही हीरोज देश के सामने, मुस्लिम समाज के सामने क्यों नहीं लाने देना चाहते हैं? आप एपीजे कलाम को नायक क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं? बहादुर शाह जफर का क्यों सम्मान करता है भारत? हम मुगलों के भी खिलाफ नहीं है अमीश, हम मुगलों के भी खिलाफ नहीं है। हम चित्र का नहीं, चरित्र का सम्मान करते हैं। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलिए, जो खराब है उसको खराब बोलिए। दाराशिकों का सम्मान करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई औरंगजेब का सम्मान करता है और वो कहता है कि औरंगजेब ने जीडीपी बढ़ा के दे दी, लेकिन वो भूल जाता है जिसने अपने बाप को जेल में रखा और अपने बाप को अपने सगे भाई का गला काट के भेज दिया गिफ्ट के अंदर। सोचिए वो औरंगजेब मिसाल है कुछ लोगों के लिए। लेकिन एक सेकंड, मैं अब राजकुमार भाटी के पास आता हूं। राजकुमार भाटी, आपके नेता हैं अखिलेश जी, उन्हें क्यों लगता है किसी भी फिल्म की अगर कोई बात होती है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात हो, चाहे वो पृथ्वीराज रसों की पर जो फिल्म बनी है उसकी बात हो, योगी जी देख रहे थे, तो क्यों उनको लगता है कि हर चीज मजाक का विषय है? देखिए, आपने शुरुआत की कि इतिहास 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है और इतिहास बदला है। 2014 के बाद इतना बदला है कि पहला इतिहास क्लास में पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, अब फिल्मों में पढ़ाया जा रहा है। पहले इतिहास इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू पत्रकार किया करते थे, अब कौन करते हैं? प्रसून जोशी करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। जो फिल्मों के हीरो हैं और जो कवि हैं वो जाके इंटरव्यू करते हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप जैसे गुरुओं की थी, साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। तो देश में इतना बदला है। और हम इसलिए कहना चाहते हैं अमीश जी, कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, झांसी की रानी हिंदू नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। 1857 तक दिल्ली सल्तनत जिसको कहा जाता है, दिल्ली की गद्दी जो कहा जाता है, उसमें आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया था। भूल जाते हैं हम। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने असली इतिहास पढ़ा है। वो ये जानते हैं। एक बात और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया, तो भूगोल में नहीं पढ़ाया गया। औरंगजेब के साथ है। अरे हमने तो किसके साथ हैं? देखिए सुनिए, अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूं। सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैंने आपके बीच में नहीं। अच्छा बोलिए। हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक। हम कोई बिना पढ़े लिखे तो आगे नहीं है। हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक भगवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हमने तो ये पढ़ा है। हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? अब देश को मूर्ख बनाने की बात चल रही है अपने तरीके से। आपको लग रहा है कि देश मूर्ख बन रहा है? देश मूर्ख बन रहा है आपको लग रहा है? लेकिन अभी आपने उत्तर प्रदेश में समझाने की कोशिश करी थी। एक सेकंड सुधांशु, मुझे 30 सेकंड दीजिए। आपने बोला देश मूर्ख बन रहा है, ये सब लोग मूर्ख बन रहे हैं। अभी आपने बिल्कुल मतलब ये लोग मूर्ख बनाने की कोशिश है। एक सेकंड, आपने समझाने की कोशिश करी थी 2 महीने पहले चुनाव के अंदर, कोई नहीं समझा। आपकी कितनी सीटें आई, बीजेपी की कितनी सीटें आई, वो भी सबके हाथ में। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, यही सही बात है, यही सही बात है। बिल्कुल चुनाव जीत गए। मैं राजकुमार जी से कहता हूं, जितने बच्चे यहां बैठे हैं इंक्लूडेड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी,
हम सब ने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन, सबको पता है ना, शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन, जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन, बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। चलिए छोड़ दीजिए, अब और सुनिए। अब इतना नहीं, भगवान राम सुनिए। अरे भाई एक मिनट। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे। आप देखिए इतनी देर में याद है। तोमर थे। क्यों नहीं पता है? आप देखिए उनकी लड़ाई चलिए अभी और संयोगता का अपहरण करा था। चलिए पृथ्वीराज रासो भी पढ़ी है। अरे भाई आपने पढ़ी है, पृथ्वीराज रासो चैप्टर में नहीं थी, मतलब सिलेबस में। पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, अलग किताब है, टेक्स्ट बुक की वो तो किताब में हमने भी नहीं बहुत है। पढ़ी। अब सुनिए, पृथ्वीराज रासो अलग किताब अब है। एक चीज और। अच्छा, भगवान राम के अब तो वो पिता सच है थे जो आप दशरथ। दोनों के हैं। अच्छा अब तो सुनिए, पृथ्वीराज रासो भी गलत अरे है, भाई, अब तो चंद्रप्रदाय भी बिल्कुल गलत नहीं है, है। अब तो इतिहास भी अब गलत आप है, बोलेंगे, अब आप बोलेंगे, वर्तमान भी गलत है। अब आप बोलेंगे, जो अमीश जी कह रहे हैं, जो सुधांशु जी कह रहे अलग हैं, है, वो अलग सही है। है। पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, वो एनसीईआरटी की किताब में शामिल नहीं है। एक सेकंड, अब सुधांशु त्रिवेदी आप अपनी बात को रखिए। भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। अरे मैं ये क्विज है कोई? देखा, ये नहीं पढ़ा है। देखो औरंगजेब के बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। इसीलिए मैंने कहा, इसलिए आप आ जाकर पॉलिटिकल बहस। अच्छा सुनिए, चलिए छोड़िए, दामोदर दास मोदी, अडवाणी जी के पिताजी का नाम क्या? अब दूसरी बात, अडवाणी जी के पिताजी का अरे नाम सुनिए बताओ। भाई, क्या चलो सब छोड़ दो, ये कोई बात इतिहास है? छोड़ो, इतिहास छोड़िए। ये कोई 2016 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनवाया? सुधांशु त्रिवेदी ने। भैया अखिलेश यादव ने। काहे बनवाया? मुगलों को क्यों याद किया 2016 में? यही बात तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम कहना चाहते, आपको मुगलों से क्यों इस बात की इतनी वो थी कि आगरा में 2016 में भारत के सबसे युवा नेताओं में से एक, विलायत पलट यानी विदेश से पढ़ के आए हुए, इंजीनियरिंग पढ़े हुए, नए पढ़े लिखे युवा ने मुगलों का नाम का म्यूजियम बनाया। और फिर हमसे कहते हैं कि हम जो है इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जी, इस अब देश में पूरा इतिहास में मुगलों को इतना महिमामंडित नहीं किया गया जितना इन 8-7 साल में बीजेपी ने कर दिया। मुगल 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 मुगल, मुझे समझ नहीं आ रहा किसने गोली चलवाई थी कारसेवकों पर, राम मंदिर के कारसेवकों पर किसने गोली चलाई थी, किसकी मस्जिद बचाने के लिए गोली वो चलाई गई थी? ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चलाई थी। कौन बाबर के साथ है, कौन औरंगजेब के साथ है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चलाई थी, भारत के संविधान को बचाने के लिए चलाई थी। जी रितेश्वर जी महाराज, मैं आपके पास आता हूं, माफी चाहता हूं आपसे, मैं आपके पास थोड़ा लेट आ रहा हूं। मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम बाहर से आया, आक्रांताओं के हाथों आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोबल तोड़ने के लिए देवस्थान तोड़े गए। हजारों है ये मामला, ऐसे मामले उठते रहेंगे। मोहन भागवत जी ने जो कहा है उससे ये हमारे मुजीबुर रहमान जी और वो भी सहमत होंगे, क्योंकि इनको भी पता है, ये अच्छे से जानते हैं। देखिए डिबेट है, लड़ाइयाँ होती हैं, इनको भी पता है कि इनके पूर्वज कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं। ये अरब से आए नहीं, हिंदुस्तान के ही हैं। और इतनों का तो नाम पूछ लिया, मैं तो कहूँगा मुजीबुर रहमान जी भी अपना एक पूरा ऊपर का ले लें, और निश्चित तौर पर इनको भी मिल ही जाएगा कि इनके 10वें पूर्वज कौन थे। हमारे आपके ही पूर्वज, डीएनए भी एक, खून भी एक हमारा है, ये बाहर के नहीं हैं। लेकिन एक ऐसी वार्ता बीच में आ गई है, पता नहीं क्यों मुगल को, अब बाबर को इन्होंने राजा साबित कर दिया, ये गजनी गोरी को भी कर देंगे कुछ दिन के बाद। इतना भी क्या नफरत है अपने देश से, अपनी संस्कृति से? मैं भी तो यही पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं, मैं तो वृंदावन में रहता हूं, मथुरा में रहता हूं, भाई हमारे यहाँ रसखान हैं, उनकी समाधि पर मैं जाके बैठता हूं, एक बार रसखान की आवाज़ इनके मुंह से नहीं आती, एक बार एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम नहीं लेते, वीर अब्दुल हमीद का नाम नहीं लेते, अशफाक उल्लाह खान का नाम नहीं लेते, गजनी गोरी औरंगजेब और दारा सिकोह का भी नाम नहीं लेते। कहीं ना कहीं आप भी भटक रहे हैं। आप सोचो क्यों लड़ रहे हो? आप हमारे हो, इस देश के हो, राष्ट्र के हो, और अफगानिस्तान की हालत जाके देखो, वहां फ्लाइट से भागने वाले कोई हिंदू नहीं थे। ये देश है हमारा में, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। आपने कहा संस्कृत पढ़ पाते हैं? पढ़ पाते हैं कि नहीं? बगैर पढ़े बोल रहे? संस्कृत पढ़े हो, संस्कृत पढ़े हो, बगैर पढ़े बोले। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। पुरानी कहावत है महाराज जी, आपको पता होगा कि दो नाव में पैर रखने वाले का हाल क्या होता है, उसको सरयू में डूबना ही होता है आखिर के अंदर जाकर, उसको तो कोई नहीं बचा सकता। मैं आपसे जानना चाहता हूं अमीश जी, एक बात सुनो, आप देखो, पहले तो ये क्लियर कर लो, यहाँ बच्चे सब बैठे हैं, ये ज्यादा इतिहासकारों के नाम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को ज्यादा जानते हैं, आलिया भट्ट को जानते हैं? फिल्म हमारे समाज का दर्पण है, और बॉलीवुड ने
70 सालों में जो किया है भारत के नौजवानों के साथ, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि यहां की संस्कृति का विनाश बॉलीवुड की समस्त नहीं 90% संस्कृति उन्होंने नाश की है। अब ये कहते हैं कि बॉलीवुड में पढ़ाई जा रही है। इनसे पूछो, इनको ज्यादा इतिहास याद है या इनको ज्यादा गाने याद हैं, इनको ज्यादा हीरो याद हैं? अरे फिल्म समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण होता है। अगर आज वहां पृथ्वीराज चौहान और हमारे वीर पुरुषों का पिक्चर आ रहा है तो इनको दर्द क्यों हो रहा है, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? मुगले आजम में तो इनको दर्द नहीं हो रहा था, जहां हम पनाह करते समय बड़ा अच्छा लगता था इनको। आज पृथ्वीराज चौहान आ रहा है, अब फिल्म बताएगा, अब एक्टर बताएंगे, उस समय फिल्म बताएगा, जहां पनाह मुगले आजम। आप यही सब देखना चाहते हैं भारतवर्ष में, यही सब करना चाहते हैं? यहां पर होना चाहिए भारत है, राम और कृष्ण यहाँ की आत्मा है, यहाँ उनकी बात होनी चाहिए। एक बात बताऊं आपको, जो स्वामी जी ने बोला, एक इंटरेस्टिंग बात फिल्मों में, ये मुगले आजम का सबसे फेमस गाना था ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब वो शुरू होता उससे पहले स्टेप बाय स्टेप जब सब आते हैं ना, जोधाबाई, सलीम, और जब ये आते हैं अकबर, तो क्या कहा जाता है? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत नजर बादशाह रहे। अरे बादशाह को सजदा करते थे। जब हम कहते वंदे मातरम, कहते हम सजदा नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अल्लाह के अलावा सजदा नहीं। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, देखिए वो अभी तक बोले नहीं है। नाजिम अली साहब, आपके पास में आता हूं। आपने एक बयान दिया था, हमसे पंगा लिया तो राख अलीगढ़ में आपने ये बयान दिया था, आपको याद होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो इतिहास नया आ रहा है, ये आपसे पंगा लेने के लिए आ रहा है या आपको बताने के लिए आ रहा है कि सत्य क्या है? जैसा आपने कहा कि इतिहास नहीं पढ़ाया गया, हकीकत है इतिहास नहीं पढ़ाया गया। इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, वर्ण व्यवस्था पढ़ाई जानी चाहिए थी कि क्या हुआ था, पढ़ाना चाहिए था कि राम राज्य में शूद्र संबुक को कैसे मारा गया था। ये बहुत ज़रूरी था, पढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। अफसोस है इस बात का। और पढ़ाया ये भी नहीं गया कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया मंदिर, आज भी है, भारत में है, नहीं पढ़ाया गया। लेकिन हाँ, मुगल बाहर से आए थे, आर्यंस बाहर से नहीं आए थे, आर्यंस यहीं की पैदावार है। ये झूठ पढ़ाइए, ये बहुत जरूरी है कि नहीं आर्यंस बाहर से। अंग्रेज के अलावा किसी ने लिखा हो तो बताइए। आप अंग्रेज, आर्यन शब्द कहां से आया? जो अंग्रेजों अरे भाई, अंग्रेज ने तो जो सारा रॉयल झूठ। सीक्रेट अच्छा, सर्विस किस ईयर में आई आर्यन? जो अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी किया करता था, मुझे जो अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी किया करते थे, मुझे आपके बीच में नहीं बोला, आप खामोश रहिए। पहले अरे भाई, आप तो फर्जी बात, अंग्रेजों का फर्जी पहले बात सुनिए। नहीं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि मंदिर तोड़ने वाले, आप ये कहिए कि आप ये बताइए औरंगजेब ने मंदिर आप नहीं बताएंगे मुझे क्या कहना है? नहीं, मंदिर तोड़ने वाले जो थे, या नहीं बनवाए, को मैं आक्रांता ही कहूंगा। आज हिम्मत करिए कि मंदिर बनवाए नहीं बनवाए। हिम्मत है तो यहाँ खड़े हैं, अगर हिम्मत नहीं होती तो कहीं और तो यही खड़े। हिम्मत है तो यहाँ खड़े हैं। हिम्मत है और हमारा इतिहास, मैं बार बार कहता हूँ इस देश के नौजवानों को, हमारा इतिहास 1947 का नहीं है, हमारा इतिहास आदिकाल का है, हमारा इतिहास प्रभु राम का है, हमारा इतिहास वासुदेव कृष्ण का है। हमारे इतिहास की बात करते हैं, हमारा इतिहास जब आएगा तो कईयों के इतिहास हत्या कर दी जाए। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते जिसमें शूद्र समूह की हत्या कर दी जाए, तलवार से उसका वध कर दिया जाए। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते और आपको बर्दाश्त कर। 30,000 लोगों का सर काट के गांधी की उपाधि दी जाए, उसे मानते हैं? अकबर ने 30,000 लोगों का सर काटा था, फतेहनामा चित्तौड़ में लिखा हुआ है उसने खुद। अकबर, औरंगजेब की बात नहीं कर रहा हूं। शिक्षा हासिल। अच्छा सुनिए, आप कहां पढ़े? एक मिनट, पानी पी लीजिए। आपने कहां पढ़ा समूह की हत्या? संस्कृत पढ़ पाते हैं कि नहीं? बगैर पढ़े बोल रहे? संस्कृत पढ़े हो, बगैर पढ़े बोले, देखा, बगैर पढ़े बोले। अच्छा, कौन से अध्याय में लिखा? रामायण के कौन से अध्याय में लिखा? कौन से अध्याय में लिखा रामायण के? बोलो। राम राज्य में शूद्र संबुक को मारा। अरे भाई, रामायण के अध्याय में कौन से लिखा? अंग्रेजों का इतिहास मत बताओ, अपने पढ़ा इतिहास बताओ, क्योंकि ये तो वो है ना जिन्होंने हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। अरे सुनिए, मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, सो छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, ये चैलेंज हो गया। अब ठीक है, मैं चैलेंज आपका हिंदू ही निकलेगा। अच्छा ठीक है, अब आप किसी के हिंदू के कौन? दादा के पिता का नाम पूंजालाल ठक्कर था। और वैसे एक और बात समझिए, वो जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशनलाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशनलाल ही। जी, अब बताइए अपने आप, अब अपने 4-5 पुस्तक बता दीजिए। मैं आप पुस्तक बताने के लिए सवाल पूछा गया है, आप पुस्तकों की जानकारी करिए। वो शो छोड़ने को उन्होंने बोला, चैलेंज दिया ना भाई, चैलेंज दिया ना, चैलेंज तो होना चाहिए। आप भी यंग है, वो भी यंग है, होना चाहिए चैलेंज। सुनिए,
इतिहास आपको नहीं पढ़ाया गया, आपके पूर्वजों का। आपने अपने दादा का बता दिया, नहीं आपने अपने दादाओं का बता दिया। आपने वहां जैसे अभी जैसे सुधांशु जी ने कहा, नहीं सुनिए, मैं बता तो रहा हूँ ना, पूर्वजों के नाम बताने नहीं आया हूँ। बहुत सेंसिटिव मतलब देश के हालात समझिए, आप समझिए। मैं यहाँ नहीं आपको नहीं मालूम, आपने अभी कहा मेरा नाम अमीश देवगन, मेरे पिताजी का नाम चमनलाल देवगन, पूर्वजों का नाम सेंसिटिव क्यों है? आपके नेता बोल चुके हैं कि चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, लाल किला किसके बाप ने बनवाया, तो आपके बाप कौन है आप खुद स्वीकार कर चुके हैं। बात ही खत्म। हजारों साल पे जाइए। देखिए ये बोल्ड कर दिया, इस युवक ने बोल्ड कर दिया, इस युवक ने आपको अपने एक सवाल में बोल्ड कर दिया। नहीं मैं बिल्कुल अपने राम को मानता है। आप एक पूर्वज का नाम बताइए, वो खून हमारे हिंदुओं का निकलेगा। ठीक है अब इतना अब अपनी बात को आपने रख दिया। अब सारा खून हिंदुओं का ही निकलेगा। ये जो लड़ाई और बहस हो रही है, मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दे दीजिए, मुगल कहाँ से आए थे? मुगल कहाँ से आए? ये बताइए मुगल कहाँ से? अब ये तो सेंसिटिव नहीं है, आई बिलीव ये तो सेंसिटिव नहीं है। मुगल कहाँ से आए थे? भारत मेरे घर में सवाल अंदर अगर कोई बाहर से, जैसे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई आके मेरे घर में एक कमरा बनवा ले, तो उसका कमरा हो जाएगा क्या? वो तो क्या वो कमरा तो लेने मुगल आए थे? कहाँ से आए थे? बस आप मुझे ये बता दीजिए। मुझे अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है इसमें। ये तो सेंसिटिव नहीं है ना। कहते रहा हूं। अब आप खड़े रहिए, जवाब। नहीं, बहुत सारे और भी लोग थे जो भारत में आए थे, ठीक है। ये सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। नहीं सिर्फ मुगलों को लेके बात नहीं होगी, बात सभी को लेके बात होगी। मुझे तो लगता है कि जॉन मार्शल का इतिहास मत पढ़ाइए। क्यों नहीं होगी बात इतिहास की? वो वही कहा गुलामों का इतिहास पढ़ाया गया जिसमें हुकूमत पढ़ने पे बात होगी। अरे मुगल कहाँ से आए बताइए ना, सवाल पूछा मुगल कहाँ से आए? मुगलों पे क्यों नहीं? मुगल कहाँ से आए थे? सवाल पूछा गया, आपने जवाब ही नहीं दिया। दो सवालों ने आपको क्लीन बोल्ड कराया। नहीं बोल्ड आप हुए, आप सिर्फ मुगलों पे जवाब नहीं होगा, सिर्फ ये हैट्रिक का मौका है। देखिए दो सवालों ने बोल्ड किया है। हैट्रिक वाला सवाल कौन पूछना चाहता है? कौन पूछना चाहता है? आप देखिए ये एक सवाल आया है, हैट्रिक का मौका है। आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है, आपका बारी दो बारी विकेट उखाड़ चुके हैं ये दोनों। अब मैडम आप पूछिए सवाल। सर मैं जैन हूँ, आई थिंक इंडिया में ही है वो मंदिर जब शाहजहां और औरंगजेब ने वो मंदिरों के चेहरे, जैन मंदिरों के चेहरे डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। वो मंदिर आज भी मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, कौन सा ऐसा मंदिर था जो मुगलों ने बनाया था? हाँ ये मैंने भी कहा था ना, ये इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। आप इसकी जानकारी करिए। नहीं बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है। आपको पढ़ने की जरूरत है। बालाजी मंदिर है, वही तो कह रहा हूँ। ठीक है बालाजी मंदिर है। अरे भाई साहब बालाजी मंदिर औरंगजेब बनवाए, उज्जैन में मंदिर बनवाए। आप यही तो कह रहे हैं। आप उनसे सलाह कर रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। मुजीब भाई भी कह रहे हैं कहाँ फंसा दिया, किसके साथ? मुझीब भाई भी परेशान है। आप उनसे बार बार पूछ रहे हैं, दो तीन मंदिर बता दो। मैंने किसी से नहीं पूछा। जी ये कहा जाएगा कि देखिए और मुलायम सिंह ने कहा था हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो कहा जाएगा बाबरी मस्जिद उन्होंने बनवाई थी इसी टैक्स के आधार पर। भाई फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो डॉक्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे भारत की संसद में दिया गया बयान है। सुधांशु जी मैं कहूंगा आपकी सरकार चल रही है और जिस आपको दारा शिकोह की आप तारीफ कर रहे हैं वो भी मुगल था। और मैं कहूंगा कि आप भारत रत्न दे उनको, आप भारत रत्न दे। हम आगे बढ़ेंगे, भारत जो खर्चा होगा वो हम इकट्ठा करके देंगे। भारत होता है? अरे भाई आपको माला पिलाएंगे, सुनिए रेड कारपेट लगाएंगे। आप ऑडियंस गरिमा बना के रखिए। आप भारत रत्न दे, अब्दुल हमीद को भारत रत्न दे, अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न दे। आप मंदिर वाले एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दे। उनको तो मिल चुका है भाई, मिल चुका, बहुत बड़ी बात है। बाकी जो रह गए उनको दिलवा दीजिए। भाई देखिए इनका ज्ञान अपरंपार है। इनको पता नहीं भाई, वीर अब्दुल हमीद मिलिट्री के थे, तो उनको सबसे बड़ा जो मिलिट्री अवार्ड होता है परमवीर चक्र मिल चुका है। ठीक है, सिविलियन अवार्ड सिविलियन को मिलता है, मिलिट्री अवार्ड मिलिट्री के व्यक्ति को मिलता है। राजकुमार भाटी जी, जो ज्ञानवापी का पूरा विवाद चल रहा है उसको लेकर शिवलिंग, वहां पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, कोर्ट में ये मैटर है। आपको लगता है भी हाल ही में अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मुझे तो ये शिवलिंग जैसा ही प्रतीत होता है। और क्या आपको लगता है कि अगर वो विषय है तो पॉलिटिकल पार्टीज को उस विषय पर अपनी राय साफ करनी चाहिए? ज्ञानवापी पर आपकी राय क्या है? ये अक्षय कुमार कौन है जिसे आप कोट कर रहे हैं? अक्षय कुमार ने कहा ये कोई विशेषज्ञ हैं, कोई इतिहासकार हैं, कोई महात्मा हैं, कोई ये अक्षय कुमार कैनेडियन हैं, कनाडा की नागरिकता उनके पास, और उन्होंने खुद मीडिया में बोला था
देश के हालात ख़राब होंगे, मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा, और जब फिल्मों में काम बंद कर दूंगा मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा। वो हमारा आदर्श कैसे होगा? केवल इसलिए कि उसके 2-4 ये इस तरह के लोग होते हैं बिजनेसमैन, जिसकी सरकार होगी। ये 2014 से पहले बीजेपी के समर्थक नहीं थे अक्षय कुमार, नहीं, पर न मोदी जी के समर्थक क्या बात है? आज कैसे हो गया? आज वो इसलिए चहेता हो गया है। कमाल किया, यही तो आप लोग, यही तो गड़बड़ करते हैं आप लोग। अगर वो पृथ्वीराज चौहान फिल्म बना रहा है तो वो बीजेपी का समर्थक कैसे है? अगर वो शिवलिंग को उसको शिवलिंग दिख रहा है तो वो बीजेपी का समर्थन कैसे है? आप क्यों मान लेते हैं जो शिवलिंग की तरफ है वो आपके विरोध में है? ये ऑटोमेटिकली आप कैसे मान लेते हैं? नहीं, कायदा तो ये कहता है कि मुझे ज्यादा बोलना है तो आप कम बोलो, क्योंकि आपको सवाल पूछना है। मैं तो डबल माइक दे रहा मेरा था। केवल कहना इतना है, मैं सारी बातों को कंडम नहीं कर रहा, कुछ बातें बहुत उचित हैं, बहुत सही हैं। आदरणीय गुरुजी महात्मा जी हमारे बीच में, उनकी मैं एक एक बात से सहमत हूं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने ये भी बात सही कही कि केवल इस आधार पर किसी आतंकवादी या किसी हमलावर के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए कि वो हमारे धर्म का है, पॉइंट। लेकिन यही बात हम पे भी लागू होनी चाहिए। सुधांशु, आपकी तरफ के हैं अक्षय कुमार? अब देखिए, यही तो बड़ी विचित्र सी बात है। ये जो डिवीजन करने का प्रयास किया जाता है कि अगर किसी ने राष्ट्रवाद की बात कह दी, पृथ्वीराज चौहान की बात कह दी, तो हमारी तरफ के हो गए। देखिए, समस्या जानते हैं क्या है? मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी महाराज जी स्वयं वृंदावन के हैं, मैं आपको एक पंक्ति बोलता हूं, आप बताइएगा ये किसने लिखी है, हिंदू ने कि मुसलमान ने लिखी? शेष गणेश सुरेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और देखिए, अनंत अखंड वेद की बात करे, और ताही अहीर की छो हरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये कौन लिख रहा? सैयद इब्राहिम रसखान, जिनके बारे में माना जाता काबुल में पैदा हुए, वृंदावन में आके उन्होंने प्राण त्यागे, मगर उससे कभी किसी सेकुलरिज्म के सूरमा को उनके घर जाते हुए जोड़ते हुए देखा हो तो बताइए। सबसे बड़े मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों में एक हुए आलम शेख, जिनके लिए कहा गया नव रसमय मूरत सदा जिन बरने नंद लाल, आलम आलम बस कियो दय निज कविता जाल। कभी कोई नहीं जाता आलम शेख के घर पे। मगर और एक और बात कह दूं, जब औरंगजेब की बात आती है, चलो छोड़ो भाई हिंदुओं के साथ क्या किया, छोड़ो, अपने साथ क्या किया। जब वो जेल में शाहजहां था तो शाहजहां ने उसको लिख के भेजा, भाई जेल में मैं अकेला रहता हूं, कुछ बच्चों को भेज दो, उनको कुरान ही पढ़ा दूं। तो जानते उसने क्या लिख के भेजा? बादशाहत चली गई, अभी बादशाही करने का वो नहीं गया जज्बा, और तो नहीं भेजे। फिर जानते क्या था? उसको अनाज और पानी भी लिमिटेड मिलता था। जब शाहजहां ने कहा कि पानी ज्यादा भेज दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो जानते उसने फारसी में कविता लिखी, कविता में उसने लिखा, अरे तुम जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहे, तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते। ये शाहजहां ने कहा है फारसी में, और उसके बावजूद उस औरंगजेब के लिए लड़ना। मेरे भाई, घर में तुम क्या चाहते हो, अपने लिए कौन सा आदर्श बनाना चाहते हो, देख लो। क्या आप चाहते हैं कि, मैं माफ करिए मैं कभी नहीं ये सवाल पूछता, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब जैसा आदर्श बने? चाहते हैं? कभी नहीं चाहेंगे? सवाल है मेरा, सवाल है मेरा। देखिए, पहली बात यह है कि औरंगजेब के बहुत सारे, अगर इनको क्या इन्होंने जो भी कहा, क्या तथ्य है, क्या पीछे उसके इतिहास है, ये सिर्फ इनका अपना जो है बनाया हुआ सुधांशु जी की थ्योरी है। शाहजहां ने लिखा है, इसमें कोई थ्योरी है? उसने अपने भाई का गला काटा था, ये अशोक ने भी काटे थे अपने भाई के गले, बिंबिसारा ने अपने बाप का गला काटा था, अजातशत्रु ने अपने बाप को कैद किया था, वो सब है। ये राजा आप औरंगजेब की बड़ी तारीफ करे थे। आप चाहते हैं आपके इंशाल्लाह एक बात बताइए, एक बताइए ना, आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में औरंगजेब जैसा आदर्श हो? जानते हैं, चाहते हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब है। बस मैं दे रहा हूँ। उसके चार बुरे कामों को मान लीजिए, आपको जो लगता है पीछे कर दे, उसके अच्छे कामों को अगर देश के मोदी जी अपना आइडियल मान ले तो देश बहुत आगे चला जाए। कि मोदी जी औरंगजेब को आइडियल मान ले। जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाहती हूँ कि ये कोई नहीं कह रहा है कि हिंदू हमेशा सही करता है और मुसलमान हमेशा गलत करता है, ये कोई नहीं, लेकिन भारत में अगर कोई गलत करता है तो उसको रावण बना के जलाया जाता है मेरे भाई, उसको पूजा नहीं जाता है, उसको बलि नहीं बोला जाता है। सिर्फ इस पर आपसे बात करी जा रही है जो आप मानने को तैयार नहीं है। अमीश, में एक बात इन्होंने, और यहाँ पे सारे युवा बच्चे बैठे, इन्होंने भड़काने की बात करी, मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मेरे गुरुदेव माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी ने मुझे एक सूत्र दिया है जो मैं आप युवाओं को देना चाहती हूँ कि भारत को सिर्फ संप्रदाय में नहीं बांटा जाता है, भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय, आर्यन द्रविड़ थ्योरी कुछ नहीं है, देश को क्षेत्रवाद में बांटने की कोशिश है। आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब की तरह व्यक्ति हो? चाहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल, मैं भी बताऊंगा इस पे पूरी पूरे बताओगे? हाँ या ना बताइए। आप बोल लीजिए। आप बोलिए। नहीं, या मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, आप बोलिए। बोलिए। ठीक है ऑडियंस,
ऑडियंस मुझे अच्छे से, मैं ऑडियंस को समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहा हूँ, इसलिए बेहतर है कि आपने ये सवाल मुझसे किया और मैं इस पर जवाब देता हूँ कि औरंगजेब को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ। वो बड़े ऐलानिया इस बात को आपके चैनल पे खुल के कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं आपके घर में भी एक औरंगजेब ने भारत में एक हो, देश की जीडीपी कहाँ पहुँच गई है? भारत में हो, भारत में हो, भारत में अब औरंगजेब एक होना चाहिए, भारत में हो, जी जी जी, भारत में हो। अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए ही औरंगजेब को भी बाप मानने को तैयार है, बहु बेटियों का मांस, रेप, मर्डर, स्लॉटर करवाने को तैयार है, धर्मांतरण के लिए तैयार है, बाप को जेल डालने को तैयार है, भाई का गला काटने को तैयार है, गुरुओं को और आप गला कटवाने को तैयार हैं, गुरुओं का गला काटने को तैयार है, पैसे के लिए करते हैं आप लोग ये, रोजगार नहीं है, आप पैसों के लिए कर रहे हैं, आप लफाजी कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। आज इन देश के ये जो भविष्य है, देश का भविष्य है। मैं एक ऑडियंस के सवाल, बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, आपने सवाल लिया, आप क्या सवाल? वैसे जीडीपी पे एक फैक्ट बता दूं, जी औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जिस राज्य का था वो जगह थी सूरत, और वो पूरे दौरे हुकूमत औरंगजेब के छत्रपति शिवाजी के कंट्रोल में रहा है। मुजीबुर रहमान साहब ने कहा कि बाबर राजा थे या औरंगजेब राजा थे। हमारे सनातन धर्म में और हमारे घर में बचपन से सिखाया जाता है कि राजा ईश्वर के समान होता है, वो सबको एक समान देखता है। राजा वो नहीं होता है जो महिलाओं का बलात्कार करे, राजा वो नहीं होता है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े, और राजा वो नहीं होता है जो अपने गुरु का सर काटे। और दूसरी बात भाटी जी, आपसे पूछा गया था भगवान राम के बारे में, तो मैं बताता हूँ, दशरथ के पिताजी का नाम अज था, उनके पिताजी का नाम रघु था, उनके पिताजी का नाम दिलीप था, उनके पिताजी का नाम भरत था, और उनके पिताजी का नाम शांतनु था, और उनके पिताजी का नाम इक्ष्वाकु था, जिनके नाम पे इक्ष्वाकु वंश है। राजकुमार भाटी जी, ये देश बदल रहा है। हाँ, हमारे भाई, ये देश बदल रहा है। अभी हमारे भाई ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 7 पीढ़ियां गिनवाई, और इस डिबेट में आज एक नया वो विषय जुड़ा है अपनी वंशावली गिनवाने का। मैं आपको अपनी 8 पीढ़ी गिनवा देता हूँ। होगी भाई, कोई मना कर रहा है? नहीं, अरे आपके प्रभु राम की थोड़ी बात है। गलत बात। आपके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल 10 सेकंड आप गिना देंगे, वो सवाल उधर है, केवल 10 सेकंड। इसमें भी कुछ सार है। अरे प्रभु राम की पूछी थी सर, ये देश प्रभु राम के बारे में पढ़ेगा, ये देश आपके और समाजवादी पार्टी के बारे में इतिहास नहीं पढ़ेगा। कह चुका हूँ, 10 मिनट बाद आप समझ जाओगे मैं क्यों गिनवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरा एक सेकंड सुनिए। मेरा नाम राजकुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री रामकरण सिंह है, उनके पिताजी का नाम श्री धारा सिंह जी था, उनके पिताजी का नाम श्री भंता सिंह, उनके पिताजी का नाम श्री भूरा सिंह, उनके पिताजी मजलस जमींदार थे, जिन्हें 1857 में अंग्रेजों ने बुलंदशहर कालेआम पे फांसी दी थी, जो कि क्रांतिकारी थे। 1857 बिल्कुल तालियां आपके पूर्वजों के लिए। आज हम लोगों पर सवाल उठाया जाता है। कोई सवाल नहीं उठा रहा, आपके पूर्वजों पे सवाल ही नहीं है कोई, जाता है आपके पूर्वजों पे कोई सवाल ही नहीं है। इसी कहते हैं कभी। और दूसरी बात और 10 सेकंड, मैं ये भी चाहता हूं, एक सवाल इन्होंने पूछा कि मेरे घर में राम जैसा आदर्श पुत्र पैदा हो, जो अपने पिता की आज्ञा पर राज छोड़ के वन को चला जाता है। अच्छी बात है। हम ये भी हमारी राम में भी आस्था है, राम में भी आस्था है, लेकिन राम के नाम पे हम देश को बांटना नहीं चाहते। भाटी जी बस अच्छा, क्या राम का आपने बोला हम राम के नाम पे देश को बांट नहीं चाहते, तो राम मंदिर बनाकर देश बांट रहे हैं? मैंने ये कहा। आपका मतलब क्या है? मैंने ये कहा। आपका मतलब क्या है? आप अपनी तरफ से क्यों मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? सवाल पूछ रहा हूं। ऐसा अन्याय भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि राम के नाम पर ये देश को बांट रहे हैं, ये राम का मंदिर बनवा रहे हैं, तो ये देश को बांटने के लिए राम का मंदिर बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है। एक बात का राम के नाम पर देश बढ़ सकता है। महाराज जी, राम के नाम पर देश बढ़ सकता है। देखिए, राम के नाम पर देश बटेगा नहीं। राम और कृष्ण भारत की आत्मा हैं। एक बात और सुन लीजिए, राष्ट्रवाद से अगर किसी दल का संबंध है, उस दल का समर्थन पूरा भारतवर्ष जीवन भर करता रहेगा। अगर आप राष्ट्रवादी हो जाएंगे, सभी लोग करेगा। एक अंतिम बात, कबीर साहब की बात सुन लीजिए। आधी बात इन्होंने कही थी, कबीरा कबीरा क्या रटत है, जा जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। ये कबीर साहब ने कहा जी। जाएंगे मानेंगे उसको। क्योंकि प्रभु राम की बात हुई कि प्रभु राम के नाम पर देश बढ़ सकता है। अगर आते हैं तो राम राम, जाते हैं तो राम नाम, जब मौत भी हो जाती है ना, तो कहा जाता है राम नाम सत्य है। सुनिए
इन्होंने कहा कि देश को राम के नाम पे बांटते हैं, आपको होता है? गलत बयानी मत करिए, गलत कोट मत करिए। क्या बोला था भाई? मैंने कहा हमारी राम में आस्था है, ठीक है, लेकिन हम राम के नाम पर देश को नहीं। अच्छा सुनिए, राम के नाम में आस्था होने से देश कहां पहुंचता, मैं बताता हूं। इस दुनिया में एक देश ऐसा है जिसका किंग आज भी टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th। वो भारत नहीं है, वो है थाईलैंड। एकमात्र देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। एक देश है जिसकी की फर्स्ट लेडी मानती है उनकी वंशावली भगवान राम से, वो है साउथ कोरिया। और ये फैराहों की डायनेस्टी जाके पढ़िए, पहले राजा का नाम है रामजे डायनेस्टी। राम कहां से आया? और बताइए, गाजा के वेस्ट बैंक पे शहर है जिसका नाम है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आया? और पूरे वेस्टर्न यूरोप में जाके हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चला था। अरे राम कहां कहां तक जोड़ते हैं, दिल के अंदर की गहराइयों से लेकर दुनिया के कोने कोने तक जोड़ते हैं। सुबोई खान, ये डिबेट को ब्रॉडर हुआ है कि राम के नाम पर बीजेपी देश को तोड़ रही है। जी जी अमीश, जिन लोगों को लगता है कि ज्ञानवापी का मसला या जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, इतिहास से सिर्फ ज्ञानवापी नहीं, सवाल है, पृथ्वीराज चौहान पे फिल्म बनाना देश को तोड़ना हो रहा है। Exactly. राम के नाम पर देश को तोड़ना हो रहा है, ज्ञानवापी के नाम पर देश को तोड़ना हो रहा है। देश अगर जुड़ता है तो वो महंगाई के नाम पर जुड़ता है, देश अगर जुड़ता है तो वो बेरोजगारी के नाम पर जुड़ता है। और वो बेरोजगारी, वो महंगाई जो 50 साल पहले भी थी, जब पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, जब पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, तो पिक्चर आई थी मेरे अपने बेरोजगारी के ऊपर। सुनिए, लाइन क्या थी? पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। महंगाई 50 साल पहले भी वही थी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज 25%। मैं और सिंपल कर देती हूं। जी। और मुझे तो समझ नहीं आता, आजकल पॉलिटिकल पार्टी के नेता, कई बार मैं ट्वीट करता हूं तो बोलते हैं अमीश जी महंगाई पे डिबेट करिए। मैं कहा बिल्कुल करता हूं। जब मैं डिबेट करता हूं तो इनके लोग भी आते हैं, महंगाई के ऊपर जब मैंने चर्चा करी तो इनके लोग भी आए। तो मैंने एक सवाल मेरे मन में आया, आज मुझे लगा कि आज मैं उस सवाल को मन में जो मेरे था मैं बोल ही देता हूं। एक बात बताइए, 2014 से पहले क्या इस देश के अंदर सब लोगों को नौकरी मिल रही थी? क्या बिल्कुल महंगाई नहीं थी? मतलब ऐसा दिखाने की और प्रतीत करने की कोशिश होती है कि अभी सारी समस्याएं हुई हैं, पहले कोई समस्या नहीं थी। ऐसा नहीं है, समस्या तब भी थी, समस्याएं अब भी है, चर्चा तब भी होती थी, चर्चा अब भी होती है। लेकिन फर्क यह है सरकारों का इकबाल खत्म हो जाता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जी राजा का इकबाल, यानी महंगाई पे डिबेट नहीं, रैली होती थी जयपुर में, और उस पे भाषण 10 मिनट तक हिंदुत्व पे दिया जाता। बिल्कुल, राहुल गांधी ने किया। हम भड़काते। जी। लेकिन महाराज जी बिल्कुल आखिरी दौर है, मैं चाहता हूं कि चलते चलते आप कुछ सुना दें, कुछ देश के युवा के लिए। बस एक ही चीज सुना रहा हूं। जी। दीवार एक फिल्म थी, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर जी। तो शशि कपूर पूछता है कि मुझे एक मिला है लिस्ट जिसमें स्मगलरों के नाम हैं, ये वो फलाना। अमिताभ बच्चन कहता है, रवि तुम्हें याद है बचपन में हमने कितनी रातें फुटपाथ पर गुजारी? रवि तुम्हें याद है किसने हमारी माँ के हाथ पे क्या लिख दिया था? तो अंत में शशि कपूर कहता है कि दूसरों के गुनाह जनाने से तुम्हारे अपने गुनाह कम नहीं हो जाते। मुजीबुर रहमान और AIMIM के दूसरों के गुनाह बता बता करके औरंगजेब और बाबर को हीरो बनाने का प्रयास मत करो, ये हीरो नहीं हो सकते भारत के। आप बताओ, जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है, जिसने हत्याएं की वो हत्याएं किया। ठीक है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। चीखने से बहुत शुक्रिया। जी सुधांशु, लास्ट वर्ड। अंत में आपने आज सारी की सारी इतिहास के ऊपर बात कही, तो इतिहास बताएं क्या पढ़ी है? जो रामचरितमानस के अंतिम छंद में लिखा है, कहत परम पुनीत इतिहासा श्रवण ही करत सकल भ्रमनासा। बस वो इतिहास पढ़िए, और जो बाकी इतिहास है उसके लिए कहता हूं हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। आप युवाओं का बहुत बहुत शुक्रिया, फॉर द वंडरफुल ऑडियंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन पृथ्वीराज रसों वीर थे और मजबूत थे। नमस्कार।